at the moment with us and he's been waiting, I think, Mr. Nizamuddin Rain. निजाम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे पुराने मित्र कांग्रेस के। निजाम साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। सो निजाम साहब 92 MP सस्पेंड हो चुके, 92 MP निलंबित हो चुके हैं, जिसमें से कल और आज मिलाकर के 46 लोकसभा के और एक राज्यसभा का और, यानी 47 निलंबित हुए। तो राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में चलो 46 हुए, तो अब लोकसभा में क्या ऑपोजिशन रहेगी नहीं, कहने का मतलब ये हुआ? सरकार अपोजिशन चाहती नहीं सर, उनको देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। वो एक तरह के हिटलरशाही कर रहे हैं, जो संसद की गरिमा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। और कभी जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अपोजिशन के लोग क्या कह रहे हैं, अपोजिशन की बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो देश की सही पिक्चर सामने कैसे आएगी। अब अगर सांसद अपनी बात संसद में नहीं रखेगा तो कहां रखने जाएगा? पाकिस्तान में? मोदी जी और अमित शाह यही बार बार बोलते हैं ना। तो जब जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा जगह जो है वो लोकतंत्र का मंदिर संसद है, और संसद में आप अपने सांसदों को कभी नहीं बर्खास्त करते, चाहे वो गाली बके, चाहे वहां कोई घटना हो जाए। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी बीच में हो गई, उन सब को लेकर भी एक भी सांसद पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अपोजिशन का सांसद अगर सामाजिक बातों को भी उठाता है, जनता के हित की बातों को भी उठाता है, तो उसे अध्यक्ष महोदय सस्पेंड कर देते हैं प्रधानमंत्री के इशारे पर या नेता सदन के इशारे पर। मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक, इससे घटिया दिन क्या आएंगे कि इतने वर्षों में जो लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपने उनको भी देखा होगा, और जिस तरह की व्यवस्था अब तक आई है उसमें सबसे बदतरीन व्यवस्था यह है कि सांसदों को इस हद तक जो है परेशान किया जा रहा है। निजामुद्दीन जी, कांग्रेस का ठोस डिमांड था कि प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करे कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। आपने कहा कि पहले आपका डिमांड था कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और पार्लियामेंट का सिक्योरिटी पे पूरे पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए कि पार्लियामेंट ही अंडर अटैक है। और चौथा आपने कहा कि बीजेपी एमपी जिसने वो पासेस बनाए थे उसको तुरंत अब निलंबित क्यों नहीं किए? राहुल गांधी जी को छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे आपने निलंबित किया, ये तो टोटल सिक्योरिटी ब्रीच वाले इंसिडेंट है। कोई निलंबित, कोई एक्शन ना, होम मिनिस्टर बात कर रहा है, उल्टा 15 एमपी को इनिशियली सस्पेंड कर दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि 15 एमपी को सस्पेंड नहीं किया, आपने लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया है। तो निजामुद्दीन जी, यह सरकार टोटली डिक्टेटोरियल यानी लोकतंत्र वाली सरकार है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, डिस्कशन नहीं होगा। सर ये बिल्कुल सही है कि अगर संसद में इतनी बड़ी घटना हुई, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई सर, पूरे देश में ऐसे एक मैसेज गया कि आतंकवादियों ने संसद पर अटैक कर दिया है। अगर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री किसी तरह की जवाबदारी लेने से इनकार करते हैं या उस पर चल रही संसद में बहस नहीं करना चाहते, तो इससे घटिया बात क्या होगी सर? अगर खड़गे जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, तो बिल्कुल सही बात है ना कि आप 15 सांसदों को इसलिए निलंबित कर रहे हैं कि अपनी कमजोरी, और मुझे तो सर बहुत साफ शब्दों में कहना है कि और विषयों से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो जिन पर कार्रवाई होना चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और मीडिया का एक तबका जिसे भारतीय सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए, वो अपोजिशन के लीडरों से सवाल जवाब कर रहा है। इससे शर्म की बात इस देश में और क्या होगी सर? और ये जवाबदारी जो है संसदों और सरकार के बीच की नहीं है, ये जवाबदारी जो है सीधा सीधा अध्यक्ष महोदय की बनती है। अगर अध्यक्ष महोदय संसद को चला नहीं सकते तो उनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। अगर वो इस्तीफा देंगे तो नई व्यवस्था के लिए कोई आएगा ना। आपने देखा होगा कि वो किस तरह बेशर्मी से बैठे रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो ये उनकी जवाबदारी है, पूरा देश ने उनको चुना है, वो एक सम्मानित अध्यक्ष है। अगर वो निर्णय नहीं देंगे तो कौन निर्णय देगा? और निर्णय अगर सरकार के दबाव में आएगा तो फिर संसद का महत्व क्या रह गया सर?
निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसका मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ गया है। राहुल गांधी जी ने स्टैटिस्टिक्स दिया है कि 15,783 अनएम्प्लॉयड लोगों ने, अनएम्प्लॉयड बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है 2022 में, यानी दैट इज 16,000 के आसपास अनएम्प्लॉयड यूथ ने सुसाइड कमिट की बिकॉज नौकरी नहीं मिला उनको, अनएम्प्लॉयड। और आगे जाके एग्रीकल्चरल सेक्टर में खड़गे साहब ने पूरे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कहा कि आज भी 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। ये राहुल गांधी जी आगे बढ़कर और भी फिगर दे दिया कि 5 साल में 13,000 बच्चे जो ओबीसी एससी एसटी के हैं वो IIM छोड़ के त्याग कर दिया उन्होंने, नहीं चाहिए। तो ये बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाला है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। निजामुद्दीन जी, ये सरकार जवाब नहीं दे, इसीलिए इस तरह की चीजों को सरकार प्रोत्साहित करती है। इससे भी घटिया बात यह है कि हजारों क्या लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में कमाने वाले जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रोज भाग रहे हैं देश छोड़ के, रोज जा रहे हैं दूसरी जगह की नागरिकता ले रहे हैं, वहां बस रहे हैं, क्योंकि वो इतना अनसिक्योर हो गए हैं कि इस देश में आगे सिक्योरिटी नाम की चीज रहेगी भी या नहीं रहेगी, देश में स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी, इससे घबराकर लाखों की तादाद में पिछले 5 सालों में इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों में जाके बस रहे हैं और वहां अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। इससे घटिया बात क्या होगी? क्योंकि जब विदेश में कोई जाता है, नागरिकता लेता है। निजाम साहब जी सर, इसी सेशन में, ये जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, इन टोटल 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तकरीबन 100 ऑपोजिशन के तकरीबन 100 एमपी, राज्यसभा लोकसभा दोनों कंबाइन करके सस्पेंड किए गए। मतलब ये क्या है, मेरी समझ के बाहर है। पार्लियामेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, पार्लियामेंट का मतलब होता है एक दूसरे से आप जो विचारों में मतभेद है आप उसको प्रकट कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। अगर विचारों में कोई मतभेद नहीं है तो लोकतंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही है विचारों में मतभेद। मेरा ये कहना है कि ऐसी चीज तो पहले कभी देखी नहीं गई। निजाम साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ये तो बताएं। सर, इनको लोकतंत्र में कहीं विश्वास ही नहीं है। आप अडवाणी जी का कार्यकाल देखिए संसद में, आप सुषमा स्वराज का कार्यकाल देखिए संसद में, और दोनों की व्यवस्थाओं के बीच बहुत सारी बार ऐसे मौके आए हैं कि संसद कई दिनों तक नहीं चली, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पैदा हुआ कि जबरन किसी सांसद को निकाल बाहर किया गया या उसको सस्पेंड किया गया या पूरे टर्म के लिए किया गया। ये सारा इतिहास संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इनको चाहिए कि अगर इनको लोकतंत्र में विश्वास है तो ये अपने जिन नेताओं के बल पर आज ये आए हैं, पहले तो उनका उदाहरण देख लें। लेकिन अब इसकी व्यवस्था तो सर यही है कि इन्हें वापस अब चुनाव में जाना है। अब बजाय ये लोकतांत्रिक चीजों को और लोग के डेवलपमेंट को ले जाने के बजाय ये ऐसी चीजें लाने वाले हैं कि देश पूरी तरह से फिर डिस्ट्रॉय होगा, दंगे होंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, उसके बाद ये जो है इस तरह की घटनाएं करेंगे। तो संसद में जाने वाले अब लोगों की तादाद ऐसे ही आ रही है कि जो हेड स्पीचेस कर सकते हैं, जो दंगा कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, ऐसे लोग आपको दिखेंगे। तो इस तरह की ही व्यवस्थाएं लागू होंगी। तो जो साफ और क्लियर इनका जो एक मैसेज था कि देश में अपराधीकरण हम रोकेंगे, बजाय अपराधीकरण रोकने के आज इनके दर्जनों सांसद, मंत्री और इनके लोग आज अपराधीकरण में खुद लिप्त हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो संसद में इसी तरह के विषय उठेंगे और जो सच बोलेगा, जो संसद में आवाज उठाएगा, उसको ये जबरन जो है सस्पेंड करेंगे और टर्म से बाहर करेंगे। तो कोई डिबेट करने वाला नहीं होगा। जब संसद में बहस ही नहीं होगी, अपोजिशन नहीं रहेगा, तो इनकी भावनाएं जो भी है जो चाहे फिर करें, फिर तो ये किसी को भी हैरान करेंगे। लेकिन निजाम साहब, पहले जब कभी ऐसा होता था, जब देखा जाता था कि लोकसभा के स्पीकर साहब जो हैं या राज्यसभा के चेयरमैन साहब जो हैं जरा कुछ दंडनीय तरीके से अगर बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे अभी तक याद है आदरणीय देवीलाल जी, बाकी विश्वनाथ जी, बाकी सब लोग मिला करके
दिल्ली में को 2-2, 3-3 लाख की भीड़ कूच कर देती थी, आ जाते थे लोग हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। आज की तारीख में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस लोगों को मोबिलाइज कर रही हो या बाकी सब लोग लोगों को मोबिलाइज कर रहे हो। ऐसा क्यों है? इंडिया अलायंस नहीं सर, मोबिलाइज आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने वहां आंदोलन किए हैं, आप किसान आंदोलन को देखिए, लेकिन वहां भी बेशर्मी की हद रही। किसानों को रोकने के लिए ऐसे तंत्र का इस्तेमाल किया गया जो मिलिट्री के लोग बॉर्डर पर नहीं करते। आपने देखा होगा रोड खोद के उसके अंदर बड़ी बड़ी कीलें डाल दी गई कि उनकी गाड़ियां नहीं आ सके। अब सर मैं अपने ही देश में अगर आंदोलन करके मैं अपनी बात नहीं रख सकता और सरकार के तंत्र हमें कुचलने पर लगे हैं, तो आदमी भीड़ कैसे ले आएगा सर? भीड़ तो आदमी तभी लाता है जब उसकी बात सुनी जाए। आपने जब मन बना लिया है कि हम आपको सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो सांसद चुनकर गया है वो उसी अपोजिशन के लोगों के उन्हीं के वोट पर चुन के गया है, लोकतंत्र की उस व्यवस्था को खत्म करने का काम हो रहा है। अगर 10, 20, 50 लाख लोग भी संसद पहुंचकर उसे घेरते हैं, तो ये जो मूर्ति है दोनों आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर उनको गलत धाराओं में फंसाकर उनके ऊपर केस करके पुलिस तंत्र लगाकर उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ने का और उसके बाद जो है लोगों को गलत भावनाओं में भड़काने का, जिससे देश की व्यवस्था बिगड़ जाए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए अब बड़े आंदोलन करने को भी लोग अब डरने लगे हैं, क्योंकि जिस संसद में कभी नेहरू जी से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, मौलाना बनातवाला और तमाम बड़े लोग होते थे, आज उस संसद में जिस तरह के लोग आ रहे हैं, सारे आधे से ज्यादा लोग उसमें उनके ऊपर केसेस है, मुकदमे है, रेपिस्ट है, डकैत है। अब इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो किसकी कौन उनकी बातों लेकिन को निजाम सुनेगा? साहब, अगर विपक्ष के लोग इस प्रकार डर जाएंगे तो आपने मैदान तो खुला छोड़ दिया है। देखिए, डर नहीं गए हैं, बड़ी सी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली सिटी की जो व्यवस्था है उसमें लाखों लोगों को घुसने के लिए साधन तो हो। आपने देखा कि 6 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन अपने परिवार घर को छोड़कर पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, उनको अंदर आने नहीं मिला। या तो वो फिर अपने ही भाइयों को मारे, अपने ही भाइयों की चीजों को बर्बाद करें और फिर दिल्ली में अंदर दाखिल हो। सरकार कहेगी कि आपने घर जुड़ा किया, आपने रोड जलाया, आपने रोड पर लोगों को मारा। तो ये जो सरकार तंत्र की एक व्यवस्था थी, डेमोक्रेटिक जो राइट था लोगों का, उसको भी कुचला जा रहा। लेकिन निजाम साहब, जो तीनों किसान कानून थे, फार्म लॉज जो थे, उनको विड्रॉ करना पड़ा ना। जब फार्मर्स का आंदोलन हुआ तो उनको विड्रॉ करना पड़ा ना। तो आपको भी आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। पार्लियामेंट में तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, ये तो साफ है। जैसा पवन खेड़ा, मेरी बात सुने सर, एक छोटी सी मेरी बात सुने। आपके जो नेशनल चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं पवन खेड़ा साहब, पहले शायद वो ओएसडी हुआ करते थे शीला दीक्षित जी के, बड़े अच्छे, बहुत सभ्य हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरह। उन्होंने हाल ही में उसी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा कि भाई आज की तारीख में विपक्ष जो है वो अनाथ है। अगर यही चीज जो आज हो रही है, अगर मनमोहन सिंह के वक्त होती तो आप ही इंडिया टुडे के जो एंकर हैं वो अन्ना हजारे के साथ लेकर के पूरा आंदोलन कर देते। आप बोलते कांग्रेस की डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, पूरे 24 घंटे का न्यूज साइकिल चलता, किस तरीके से ये वही इमरजेंसी वाली कांग्रेस है। तो और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें 1 महीने के लिए आपका जो मीडिया वो दे दीजिए और 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए आप जो बड़ी बड़ी एजेंसी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो दे दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कमाल। ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरा ये कहना है, चलिए ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी कि आज की तारीख में जो मीडिया ऑपोजिशन के साथ खड़ी होनी चाहिए, जो आपने बोला कि सरकार से सवाल ना करके ऑपोजिशन से सवाल किया जा रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है सर, वो तो बताएं निजाम साहब। सर सत्ता बदल होगा, आप देखेंगे इस तरह के लोगों की जगह आज नहीं तो कल जेल होगी। देश में आज हिटलर का नाम लेने वाला सिर्फ जिसको देखता है नफरत से लेता है, उसका भी एक दौर था और वो तबाह हो गया। उसके बाद तबाह होने के बाद कोई नाम लेवा नहीं बचता। तो इस हिटलर का भी यही हाल होगा, आज नहीं तो 5 साल बाद होगा, लेकिन होना हाल है, क्योंकि इस देश की जनता बहुत जागरूक है
जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा। सर आपने देखा ही होगा ना कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं, बाद में जब जनता रोड पर आती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि किस राजनीतिक दल का भविष्य डूबेगा और कौन सा नेता बर्बाद होगा। फिर तो फैसला ही आएगा। इसलिए वो फैसला आने के दिन करीब आ रहे हैं और जिस तरह की चीजें करने की कोशिश हो रही है, ये लोगों को एक तरह से लड़ाने का काम हो रहा है, लोगों को जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम हो रहा है और लोगों का गलत बयानी का काम हो रहा है। मगर कब करेंगे निजामुद्दीन जी, वक्त बहुत कम है आपके पास। शुरू आपका नारा देखिए, जनता जो है राहुल गांधी जी जनता का कभी भी रोड पर आ सकती है और आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दे आए। अभी महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि एक आंदोलन चला, मंत्रियों को अपने घर से निकलने नहीं मिला। तो वो दिन भी आ सकता है कि जनता इनके घरों में इन्हें बाहर निकलने तो दूर, राहुल गांधी जी मुश्किल कर देगी। राहुल गांधी जी का कहना है जितना खिलवाड़ करेंगे। मित्रकाल से आजादी, राहुल गांधी जी, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी। मगर मित्रकाल का कंटिन्यूस एक जबरदस्त वो धारावी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मिसाल है मित्रकाल का। मगर वर्षा गायकवाड़, उद्धव ठाकरे जी, आपके इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त एक रैली निकला था दो दिन पहले। वर्षा गायकवाड़ सभी ने बहुत विरोध किया। जिस प्रकार से धारावी प्रोजेक्ट एक टीडीआर का महा घोटाला है, जिस प्रकार से अडानी को सपोर्ट करने के लिए सब कानून का हर चीज का धज्जिया उड़ा दिया है। वहां के रहिवासी जो कट ऑफ डेट है वो आपने कहा टोटली अनएक्सेप्टेबल है। कैसे आप सबको बेघर कर देंगे? बेघर करके आप टोटल टीडीआर जिस प्रकार से आपने प्लान कर लिया, सब बिल्डर्स को अडानी से खरीदना पड़ेगा और जो ट्रांस सबको हटा के आप रेलवे लैंड में आप उसको डाल दोगे, फिर कुछ सालों के बाद वहां से भी उनको हटना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज वर्षा गायकवाड़ ने हाईलाइट कर दिया, उन्होंने हाईलाइट कर दिया। धारावी का क्या सुनवाई होगा? उसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑफिशियल जमीन जो है रेलवे की, जिस पर रेलवे ने पैसा दिया है, उसको भी इलीगल करार दे रहे हैं। और एक घटना आपको बता रहा हूं सर, आप इसकी जांच करवाइए। जितने एंटी टाइप के पुलिस अधिकारी थे जो कभी इनकाउंटर में शामिल थे या ड्रग डीलिंग में शामिल थे, वो सारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को अडानी एंड कंपनी ने धरावी में लगा दिया है। अब वो लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। कई अधिकारियों की पिक्चर्स निकाली गई है, कई अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है कि ये धरावी में क्या कर रहे हैं। इनको लाकर, यानी आप देखिए कि लोकतांत्रिक किसी व्यवस्था को महाराष्ट्र की सरकार और अडानी के लोग मानने को तैयार नहीं है। सीधा नोटिस दिए बगैर लोगों के बाथरूम टॉयलेट बड़े पैमाने पे तोड़े जा रहे हैं, जिससे वो वहां आए आ ना सके। उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है बगैर नोटिस दिए। ऐसे को अपात्र और पात्र करने का जो ड्रामा चल रहा है, ये हजारों करोड़ का खेल है। और सर इसके अलावा आप देखेंगे कि धरावी में जो छोटे छोटे रोजगार थे पूरे देश के लोगों के, उन रोजगार को भी बर्बाद कर देंगे। उनकी कहीं कोई व्यवस्था महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं किया है। महाराष्ट्र की सरकार डरती है केंद्र से, क्योंकि उसको पता है कि प्रधानमंत्री जो है स्वयं जो है मॉनिटरिंग करा रहे हैं उसको जो है अडानी के लिए। तो इससे घटिया बात क्या होगी कि एक प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों परिवारों को उजाड़ने का काम प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। एकनाथ शिंदे जी का कहना है, राजीव गांधी जी का जो पहला सपना था, राजीव गांधी जी धारावी आए, 100 करोड़ का शायद उन्होंने सैंक्शन कर दिया था। बोले कांग्रेस इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, ये हम कर रहे हैं। और जितने ये इंडिया अलायंस के जो स्पॉन्सरर है वो सब टीडीआर लॉबी स्पॉन्सर कर रहे हैं। जितने लोग कल के मोर्चे में आए थे, एकनाथ शिंदे जी का कहना है, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि पूरे धारावी के कम और मुंबई के बाहर के लोग को आप लोग ने जमा कर दिया था वहां पर। तो और अडानी ये फडणवीस जी का कहना है, जिस प्रकार से बोले कि ये टोटली एक उद्धव बाला साहब ठाकरे इंडिया अलायंस टोटल एक लोगों को मिसगाइड करके धारावी के लोगों को इनजस्टिस अन्याय पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां धारावी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप इस आरोपों को कैसे देखते हो निजामुद्दीन जी? ऐसा है सर कि फडणवीस जी और शिंदे जी जो है उनको शायद दिख गया होगा कोई नए चश्मे से कि अमेरिका और लंदन से लोग आ गए थे काम करने के लिए। अरे देश के नागरिक है ना,
आप जानते हैं कि धारावी मिनी भारत है, धारावी में भारत के हर कोने से आदमी रहता है, लाखों की तादाद में रहता है। अगर उनको कोई और चश्मा चाहिए जिसमें अमेरिका लंदन दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो ऐसे आदमी को मदद कर रहे हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया में खराब है और लोगों का पैसा डूबने ही वाला है। अगर आप पिछले रिकॉर्ड उठाकर देवेंद्र फडणवीस जी का देख लीजिए कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कैसी बातें की है धारावी के लिए। आज उनको ये लग रहा है कि इस सत्ता से जो मलाई मिलने वाली है, मेरी सरकार रहते तक मिल जाएगी तो मिल जाएगी, उसके बाद तो नहीं मिलने वाला। उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई किया। एक एग्रीमेंट इन्होंने यमन गवर्नमेंट और दूसरे लोगों के साथ किया, महाडा के साथ एक प्रोजेक्ट था। तो अब वो सारी चीजें इनकी जब फेल हो गए तो इन्होंने इस तंत्र का इस्तेमाल किया। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोर्ट की, पुलिस की जो प्रोसेस करने की चीजें हैं, उसको ताक पे रखकर ये गुंडों के माध्यम से कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस देश के लोगों को कभी मानने नहीं होंगी। एक छोटी सी बात निजाम साहब, एक छोटी सी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि जब भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता से बात करते हैं, वो सिर्फ 3 स्टेट की बात करते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की बात नहीं करते। आप जब बात करते हैं 4 स्टेट की बात करते हैं, तेलंगाना को इंक्लूड करते हैं। लिहाजा अगर आप तेलंगाना को उसके बीच में इंक्लूड करेंगे तो आपके कोई 11 के 12 लाख वोट ज्यादा हैं बीजेपी से। ठीक है साहब। दूसरी चीज, बिल्कुल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए हमारे जितने भी साथी एंकर हैं, साथी क्या मतलब, हमारे मतलब मेरे तो बहुत जूनियर हैं, मतलब दे वुड बी आई थिंक वेरी क्लोज टू प्रदीप जीज एज, जो क्योंकि मैं तो आपको मालूम है 104 साल का हूं। सीधी साधी बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस हारी, ये कहा जाता है। लेकिन तेलंगाना, ये तो पूरी बात तो सुन लो यार, लेकिन तेलंगाना मोदी जी की वजह से हारी, ये कोई नहीं बोलता। ये क्या है जरा बताएं। सर, आप इलेक्शन जब एक कैंपेन हुआ तो मोदी जी देश को दिखा रहे थे। जब काउंटिंग शुरू हुई तो मीडिया ने मोदी जी की तस्वीर गायब करके नड्डा की तस्वीर लगा दी जी। पूरे देश को मैसेज चला गया कि आप चुनाव हार रहे। तो जब चुनाव जीतने की कंडीशन आ गई तो मोदी जी की तस्वीर आ गई। तो ये जो नड्डा वर्सेस मोदी है, इसी से आदमी को पता चल जाता है। अब राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है, वो गलत बात करते नहीं, जो चीजें है विश्वास करते हैं। मुझे सर एक नई इंफॉर्मेशन अभी जो हमारे हाथ लगी है, मैं इस पे काम कर रहा हूं। रिलायंस या एक देश की बड़ी कंपनी जहां आपकी ईवीएम मशीनें वापस आके फिर से वर्किंग करके उसको नई कंडीशन में लाई जाती है, बदलाव और बेईमानी का काम अब नए तरीके से शुरू होता है। अब जो ये होता था कि ईवीएम हैक हो रही है, फलाना हो रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक काम अब कुछ लोग कर रहे हैं कि जितने वोट पोल हुए हैं उन इलाकों में जहां बीजेपी को पता है कि उनके लोगों को वोट नहीं मिला है, उसी परसेंटेज से उन मशीनों में वोट बदलकर मशीनें चेंज की जा रही हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जहां इलेक्शन के तुरंत 3 दिन बाद काउंटिंग होती है वहां बीजेपी चुनाव हारती है, और जहां इलेक्शन के 20 दिन बाद काउंटिंग होती है वहां बीजेपी जीतती है। तो आज जनता में आपने देखा कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर जनता निकलकर इनका तीनों राज्यों में स्वागत किया? नहीं स्वागत किया। आज भी उनको पता है कि हम बेईमानी से जीत कर आए हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में शायद पूरी पिक्चर बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है वो आ रही हैं। और जवाबदारी प्रधानमंत्री कभी नहीं लेते हैं। जहां उनको लगता है कि वो जीतते हैं वहां जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और जहां वो हारते हैं फौरन नड्डा को आगे कर देते हैं। वो नड्डा जी अपना जो है गालियां सुनते रहते हैं लोगों की। तो ये एक व्यवस्था उनके यहाँ है। अब उनके वो लीडर हैं, इसलिए वो जो चाहे करें। लेकिन मीडिया का क्या रोल है सर इसमें, ये तो बताएं। सॉरी प्रदीप जी, मीडिया क्या रोल है? मैं ये बोल रहा हूँ, अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपसे थोड़ी पूछूंगा, आपसे कांग्रेस के बारे में पूछूंगा ना। तो वो कभी भी बीजेपी से नहीं पूछते यार, ये तो बताओ ऐसा क्यों है? इसीलिए जब इनके 12 जो है प्यादे कांग्रेस ने जब उनको गिरा दिया, उन 12 प्यादों की हालत देखो क्या हो गई है सर।
आज उन प्याजों की हालत देखो क्या हो गई है। वो तो शुक्र है कि चैनलों पर अभी भी हमारे लोग जा रहे हैं, वरना इनके पास कोई बचेगा नहीं सर। है ना निजामुद्दीन जी, आप एक बताओ कि नागरिकों को यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार, आप कह रहे हैं कि बहुत ही बेईमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, 100% करप्ट सरकार है, मगर यही सरकार ट्रिपल इंजन के लोक आयुक्त बिल पास किया, विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ, और ये पहला स्टेट है पूरे देश में पहला स्टेट है जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। ऐसा बिल है, ये बहुत बड़ा। तो अगर जैसे इंडिया अलायंस कहते हैं कि करप्ट सरकार है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस है, 100% करप्ट, तो ऐसे बिल इतना धैर्य करके लेके कैसे आए निजामुद्दीन जी और शिंदे जी ने? कायदा और तमाम कानून देखा था ना। पुलिस अपने मनमाजी करती है, उसका जो समझ में आता है वो करती है, किसी कानून को कोई नहीं सुनती। और आपने अन्ना हजारे के इसके पहले के सारे आंदोलन और लोकगीत सब देख लिया है आपने। इससे पहले की जो हालत है सरकार की, उनको मंत्रालय के अंदर जाली लगानी पड़ी है कि लोग अपनी जान न दे पाए। इससे घटिया बात क्या होगी सर? आप देखिए कि जो उनको जाली लगा दिया है, थोड़े दिन के बाद आप मंत्रालय नहीं जा पाएंगे, थोड़े दिन के बाद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जनता आपसे पूछ रही है, लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे किसान मर रहा है। आपने अभी खुद आंकड़ा दिया संसद का, किस तरह से देश में स्टूडेंट्स जो है आत्महत्या कर रहा है, किस तरह से ओबीसी के लोगों को तकलीफ दी जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके सामने है सर। ये जो झूठे वादे और ठप्पे दिखाते हैं मोदी जी तो पूरे देश को बताते हैं 5 किलो राशन देके पूरे देश को तबाही के रास्ते में डाल दिया है इन्होंने। तो ये निजाम साहब जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो जुमला है, बिल भी जुमला है, लोकायुक्त बिल। सर इससे पहले भी इनके मंत्रियों का जुमला ही था ना। 15 लाख आपके खाते में गया, मुझे कोई बता रहा था नायक साहब को 15 लाख प्रधानमंत्री के खाते में भेजा है। अगर 15 लाख आपको मिला है तो देशवासियों को मिला है। अगर आपको 15 लाख नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जुमला है और झूठा आदमी है, क्योंकि आप दोनों सच की बात करते हैं। तो ये तय हो जाए कि भाई 15 लाख किसके खाते में गया। भारत के गृह मंत्री ने एक चैनल में डायरेक्ट कहा कि ये तो जुमला है, इस तरह कौन 15 लाख देता है। तो भाई इनको किसने कहा था कि देश के सामने ये कहो कि हम 15 लाख आपको दे देंगे और काला धन आ जाएगा। अब तो पूरा काला धन नारंगी और कलर का हो गया। वो धन की जो पिक्चर थी वो बदल गई सर। अब काला धन नहीं कहते, वो कहते नारंगी धन हो गया। तो अब नारंगी धन ही नहीं आते वापस। लेकिन निजाम साहब एक तरह के लेकिन निजाम साहब एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात दुरुस्त है कि अभी प्रदीप जी ने कुछ आंकड़े आपको बताए, लेकिन वो आंकड़े नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं नंबर 1। और वो आंकड़े ये दिखाते हैं कि सुसाइड्स में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 15 या 20 साल में आत्महत्या का जो रेट है, भले वो किसान हों, भले वो स्टूडेंट्स हों, भले वो शेड्यूल ट्राइब्स हों, वो तकरीबन स्टडी एक ही जगह पे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई खास काम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि कोई खास काम नहीं हुआ, कोई सुधारीकरण नहीं हुआ है अभी तक जो जेन्युइन स्थिति है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शायद हैरान होंगे ये बात सुनकर के निजाम साहब, हम अकेले चैनल हैं वेरी फ्रैंकली पूरे हिंदुस्तान में, और मुझे ये बोलते हुए कोई हिचक नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कोई सुधार कर दे। दलितों के बारे में, दलितों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में एक इकलौता चैनल है जो बात करता है, वो नेशन नाउ है, और कोई बात नहीं करता। निजाम साहब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, और वही केस मुसलमानों का भी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब दलितों के बारे में बात होती है, जो रिस्पॉन्स आता है वो इतना कम आता है कि मैं समझ सकता हूं कि बाकी चैनल वाले उसके बारे में क्यों बात नहीं करते, वेरी फ्रैंकली। तो क्या है कि एक तकरीबन एक एनवायरनमेंट सी बन गई है कि इस पे रिस्पॉन्ड करना है और इस पे नहीं करना है, और लोगों का भी जो झुकाव है वो जरा इस तरीके का हो गया है कि वो असलियत सुनना नहीं चाहते कि भारत में असल में इतने पिछड़े वर्ग भी अभी हैं। तो निजाम साहब इसको कैसे सुधारेंगे? लोगों को जगाना पड़ेगा ना।
कि यार ये देखो सरकार जो मर्जी हो, मैं कहता हूं आपकी सरकार आ जाए कल, आपकी सरकार आ जाए कल, लेकिन लोगों को कैसे जगाओगे निजाम साहब? सर जो व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं, अगर ईमानदारी से वो उन तक पहुंचेंगे और लागू होंगी और झूठ नहीं होगा तो उनकी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अगर आपने कहा है कि भाई हमको 1100 में आप सिलेंडर बेच रहे हैं और 500 देने वाले और ईमानदारी से देंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। जो चीज इस देश के एक राज्य में हो सकती है वो दूसरे राज्य में क्यों नहीं हो सकती? अगर अच्छे शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली सरकार दावा करती है तो महाराष्ट्र सरकार में क्यों नहीं? अगर अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मुंबई में हो सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं? तो ये जो चीजें हैं सरकारों और जनता के बीच की है, जो व्यवस्था बदलाव की जरूरत है उन्हें बदलाव होगा और नई चीजें अब चूंकि आ रही हैं उस पर लोगों को टिकना होगा। और निजाम साहब अब तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में अब सिलेंडर 450 का कब मिलने वाला है। अब तो आपके पास हक है, आप तो पूछ सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में भी पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पूछ सकते हैं। आई एग्री विद यू निजाम साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। नमस्कार। इसी तरह अपनी स्पिरिट ऊपर रखें। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लोग हारते हैं, जीतते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का काम करते रहें। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार, जय हिंद। Another moment with us. I think he's in a hurry. Everybody's in a hurry.